हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये ओमेगा आर है और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा करंट, यहाँ बनेगी आई, ये हो गया ओमेगा आर आई। इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे। देखो थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर ओमेगा आर जो हमारा एफ आर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ आई के साथ, तो ये कैसा बनेगा, यानी कि करंट हमारे ओमेगा आर में कैसे रिलेट करती है। सबसे पहले इनका रिलेशन देखते हैं आपस में क्या है। देखो ओम ने क्या कहा था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, I इज इक्वल टू वी आर, नहीं वी अपॉन आर। व्हाट इज आर, आर रेजिस्टेंस था। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ। अगर हम एक सी लेंगे, सी का मतलब कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस कौन है, एक्स सी। अगर हम एक एल ले लेंगे, एल का मतलब इंडक्टर, तो रजिस्टर कौन है इसमें, एक्स एल। और अगर हम एक वायर ले लेंगे, सी रजिस्टर ले लेंगे, तो आपकी आर है, रेजिस्टेंस आर है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ये आर है रेजिस्टेंस, तो इनमें से कौन सा है, इनमें से ही कौन सा है, पता नहीं इनमें से तो कौन सा है, इनमें से तो सारे कंबाइंड हो गए। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सारे एक जगह पे हों तो उस टाइम पे इनके बीच में रिलेशन होता है जेड, इम्पीडेंस है ना। तो इम्पीडेंस क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, याद है। और तो अब अगर ये सारा का सारा हमारा जेड है, इम्पीडेंस है, तो इसे यहाँ रखेंगे, क्योंकि आर जो है वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ है। अगर हमें कभी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़नी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब बनेगी जब हमारे पास एक एलसीआर सर्किट इस चैप्टर में है, उसको लेके करेंगे डेरिवेशन। तो अब यहाँ पे तीनों चीजें हैं, और अगर तीनों चीजें हैं तो हम आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, क्या हम आर को आर लिखेंगे, नहीं हम आर को आर नहीं लिखेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। जेड के प्लेस पे क्या लिखूंगा, जेड के प्लेस पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर रूट। बात समझ में आई, दिस इज आई। तो अब अगर ये सारा का सारा हमारा फॉर्मूला है, जेड है नीचे, तो इस जेड को मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखना है, और वो भी कैसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एट रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेटिंग कंडीशन, एट रेजोनेटिंग कंडीशन पे क्या होगा, जो एक्सएल है वो एक्सी के इक्वल होगा। यही क्वालिटी फैक्टर में काम आएगा। ठीक है, आज क्वालिटी फैक्टर भी करना है, आज दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मतलब दोनों टॉपिक, और तुम्हारा एसी का पार्ट तो खत्म हो जाएगा। हमारा बचेगा फिर क्या बचेगा, ट्रांसफार्मर और उसके साथ जनरेटर, एसी जनरेटर। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये रेजोनेटिंग कंडीशन पे है। तो ये बताओ वी उस टाइम पे जेड क्या होगा, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट, और ये डायरेक्ट आर के बराबर ही है, मैंने तुमको पहले समझा चुका हूँ इस बात को। तो ये जीरो हो जाएगा ना उस टाइम, तो इसलिए जेड इज इक्वल टू आपका आर होगा। क्लियर आता है। अच्छा बताओ, क्या इससे मिनिमम हो सकता है जेड है? तो अब इनके नोट्स बना लेना प्रॉपर, अच्छे से इनके नोट्स बना लियो, है ना, जितना जितना भी होगा, क्योंकि आज मैं इसको मिटा दूंगा और तुम तैयार कर ही लोगे। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत तुम मुझे बता दियो। देखो जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर है। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी आई की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, बताओ। आई मैक्सिमम कब होती है, आई तब होती है मैक्सिमम जब जेड आपका मिनिमम हो, जेड कम से कम, ये तो रिलेशन है इनके बीच में। तो अब अगर मैं आई मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखूं तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला यहां से रखो, आई मैक्सिमम इक्वल टू वी अपॉन जेड मिनिमम, वी अपॉन आर नहीं जेड लिखेंगे यहाँ पे। तो आई मैक्सिमम लिख रहे हैं तो जेड मिनिमम होगा। क्लियर था। अब अगर जेड मिनिमम है तो जेड मिनिमम है कितना, यही तो है जेड मिनिमम। इससे कम जेड हो सकता है क्या, इससे कम तो नहीं हो सकता, ये पहले ही पढ़ चुके हम। तो यहाँ पे आर लिख देंगे, यहाँ डायरेक्ट ये आर के बराबर है, यानी कि जेड मिनिमम जो है यहाँ पे वो किसके इक्विवेलेंट है, v इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई मैक्स इज इक्वल टू। क्लियर यहाँ तक बात। अच्छा, ये जो सारी कंडीशन है ये हमारी तब है जब हम एक रेजोनेंस कंडीशन ले रहे हैं, और रेजोनेंस कंडीशन पे हमने जो पढ़ा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होनी चाहिए क्या, और अगर इक्वल होगी तो उससे क्या होगा, उससे ही होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस होगा तो एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा, और कट जाएंगे आपस में, और जेड की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, और जेड की वैल्यू मिनिमम मिलेगी तो करंट मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये बात है ना, हमारा तो फायदा है इसमें। तो ये जो आई मैक्स है वी अपॉन आर, इसका यूज करना है सारा का सारा। इतनी बात समझना, ये सब बैकग्राउंड है, पीछे पड़ चुके हैं, बेटा दो ग्राफ बनाएंगे आज प्रॉपर। चलो जी, इसको हम मिटा देते हैं। ये बताओ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था, इसको मिटा देता हूँ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या,
1/√LC रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का, वो तुम एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बता रहे हो मुझे, सही बताओ। हाँ 1/2 लगेगा उसमें, क्योंकि एफ में और आर में ये रिलेशन है, 1/2 के साथ चलते हैं। चलो जी, तो बनाते हैं ग्राफ। तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास है वो क्या है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी लिख देता हूँ मैं, FR = 1/2π√LC। और दूसरा क्या है, ये तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी। और एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ये कितनी है, ये ω/r होती है 1/√LC। वो 2π हट जाएगा इसमें से, है ना। अच्छा ये बताओ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट कितनी होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्किट कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए FR के। क्यों होनी चाहिए, फॉर Z मिनिमम। अगर आपको Z मिनिमम रखना है तो FR के बराबर करनी पड़ेगी, और यही हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे हम हमारे घर में कुछ चलाते हैं, पंखा वगैरह या कुछ भी जो भी जिस तरह का सर्किट है, कोई रेडियो, टीवी, इवन एक छोटे छोटे से जितने भी तुमने देखे होंगे सर्किट्स जिनके अंदर हरी हरी सी प्लेट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर। ऐसा नहीं होता कि खाली तुमने तार लगाया जोड़ दिए, ऐसा नहीं है उसके अंदर। तो वे सभी मेरे हिसाब से तो जितने भी तुमने देखे होंगे, मुझे नहीं पता तुमने कितना देखा है, लेकिन जितने भी देखे हैं लगभग सब LCR सर्किट है। क्यों रखते हैं उनके LCR सर्किट बना के, LCR सर्किट बना के रखने का क्या मतलब है, LCR सर्किट बनाने से ये होगा कि जो Z होगी उनके बीच में वो मिनिमम होगी, और हर चीज़ खाली R से रन नहीं करती। तो फिर तुम ये कहोगे कि Z = R मिनिमम होती है, तो फिर R ही रहने दो, XL और XC की क्या जरूरत है, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा तुम्हारा। तुम्हें बहुत सारी जगह पे EMI भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि R में तो पॉसिबल है नहीं। तो अब अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करोगे तुम्हें XL चाहिए, मतलब तुम्हें एक इंडक्टर चाहिए, और इंडक्टर होगा तो XL होगा। अब सोचो अगर XL है तो XL तो दिक्कत है हमारे लिए, XL तो नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर XL नहीं होना चाहिए तो फिर कैसे करेंगे, ठीक, XL नहीं होना चाहिए और L चाहिए, हमें कॉइल तो चाहिए, लेकिन कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, एक तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो क्या करना चाहिए उसके लिए XC लगा दो। यही तो करते हैं पंखे में कॉइल है, ठीक है, पंखे में कॉइल है, और कॉइल अगर होगी तो XL होगा। रेजिस्टेंस तो है भाई, वायर के अंदर रेजिस्टेंस, ऐसा तो कोई सर्किट ही नहीं बना दुनिया में जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। रेजिस्टेंस 0 किसी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, मैं तो बता दूंगा जिस दिन जब हम टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो कर दें, 0 केल्विन कर दें। 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं ना हमारे, वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और उस टेम्परेचर को तो अचीव करना बहुत मुश्किल करना, अभी तक तो कोई और नहीं पाया। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं बन पाया आज तक, उसके आसपास जा चुके हैं हम। तो अब ये जो XL है, ये XL किसी फैन के अंदर है, फैन के अंदर R भी है। तो एक काम करो, तुम्हें तो Z मिलेगा ना ओवरऑल, तो अब ये तो ज्यादा मिलेगा, तो क्या करो, कैप्सूल लगा दो, और कैपेसिटर इतना लगा दो जो इस XC को XL को खत्म कर दे। तो हमें कैपेसिटर मिलेगा, तो कैपेसिटर के अंदर XC होगा, तो XC और XL दोनों आपस में कट के 0 हो गया, तो ये Z किसके बराबर बच गया, R के। तो ये बिल्कुल ऐसा सर्किट हो गया है तो सब चीजें LCR, लेकिन काम R जैसे कर रहा है, यानी कि रुकावट केवल R जितनी है। आई बात समझ में। चलो अब यहाँ जो हमारा फ्रिक्वेंसी का है सिस्टम FR, इसको Z = मैंने लिख दिया मिनिमम। अब Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। अब करंट जो मैक्सिमम होगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे भैया I max = V/Z मिनिमम। I maximum = V/Z मिनिमम। क्लियर। इस V/Z मिनिमम का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बताओ यहाँ पे ओमेगा हो गया, तो I का रिलेशन कैसे इनके बीच में एस्टैब्लिश करूँ, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट हो जाए इनका। Z मिनिमम किस फ्रिक्वेंसी पर हुआ, यही तो मतलब है। Z मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी पे हुआ, Z मिनिमम हुआ FR पे, यानी कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे अगर Z मिनिमम है तो उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है। ये रिलेशन बैठ गया इनके बीच में, यानी कि हमें ग्राफ बनाते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो अभी हमें किसके साथ करना है रिलेशन एस्टेब्लिश, I के और करंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन बनाओगे तुम, सबसे पहले एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या बोला, एट एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी योर सर्किट विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस एंड दैट इज इक्वल टू R। और अगर ये R के इक्वल है देन करंट इज मैक्सिमम। तो अगर FR लिया है तो करंट मैक्सिमम है, बस यही है हमारा मतलब। तो अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ कि ये ओमेगा R इस सर्किट पे चल रहा है, तो ओमेगा R मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लिया मैंने ओमेगा R, ठीक है। ओमेगा R से आगे चलोगे तो इधर मिलेगा तुम्हें, चलो मान लो तुमने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा 1, और इधर चलोगे तो इधर तुम्हें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा तुम्हें कम वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 इज लेस देन
ओमेगा आर एंड ओमेगा आर इज लेस देन ओमेगा 1। बात समझ में आई? यानी कि हम इधर बढ़ा रहे हैं करंट को, इधर सॉरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, इधर फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं। घटा के देखेंगे, बढ़ा के देखेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं आई की बात करूं कि आई तुम्हारा क्या होगा ओमेगा आर पे, तो मैक्सिमम होगा, इट इज फॉर श्योर। इसमें डाउट किसी को? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओमेगा आर लेंगे तो ओमेगा आर का मतलब है एफ आर, और एफ आर है तो सर्किट में नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ आर के इक्वल है, तो जेड में मिनिमम है, आई मैक्सिमम है। तो आई का ग्राफ कहाँ जाएगा? ओमेगा आर पे आई का ग्राफ मैक्सिमम होगा। डाउट तो नहीं कुछ? यानी कि आपका आई यहाँ होगा और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आई मैक्स के। ओमेगा आर पे आई मैक्स ना होगा। अच्छा अब एक काम करो, ओमेगा 1 तक जाओ, तो ओमेगा 1 पे क्या करोगे? ये ओमेगा आर से ज्यादा है, ये ओमेगा आर से कुछ ज्यादा है, और ये ओमेगा आर से कुछ कम है ना? अब ओमेगा आर से ज्यादा जाओगे तो क्या होगा? देखो ओमेगा आर को बढ़ाओगे तो ओमेगा आर बढ़ने के बाद क्या होगा? ओमेगा आर बढ़ते ही, चलो मैं तो लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है इतनी बात? एक्स एल और एक्स सी की जो वैल्यू है ये हमने कैंसिल करके ओमेगा आर लिखा। एक बार एक्सएल की बदली वैल्यू क्या होती है? एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा आता है 2 पाई एफ एल। अब ओमेगा सी की वैल्यू क्या है? एक्सएल एक्स सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई सॉरी नहीं ठीक है 2 पाई एफ आर। इसको आर लिख दो, चलो छोड़ो एफ इसको एफ आर नहीं आ सकता यहाँ पे, 2 पाई एफ सी। क्लियर? अब हाँ इतना ठीक है। अब इसको देखो, अगर मैं एक्स ओमेगा सी की वैल्यू बढ़ाऊं, जरा तो बता रहा हूं मुझे समझा के, मैंने ओमेगा आर पे तो आई मैक्सिमम ले लिया, अब मैंने ओमेगा की वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पे ये जो होगा ये ओमेगा कहलाएगा, सिंपल ओमेगा 1। भाई ओमेगा आर तो एक ही हो सकता है ना सर्किट में, थोड़ी ओमेगा आर 2 ओमेगा आर 3, तो ये तो ओमेगा आर तो एक ही है। ओमेगा 1 का मतलब है ओमेगा आर से ज्यादा, ओमेगा आर से ज्यादा करो एक बार, ओमेगा आर से इसको ज्यादा करोगे तो ये ओमेगा हो जाएगा लेफ्ट, और ओमेगा हो जाएगा तो इसके बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा। या तुम एफ, या तो तुम ओमेगा के हिसाब से लगा लो या तुम एफ के हिसाब से लगा लो, चॉइस इज योर्स। अगर तुमने ओमेगा को बढ़ाया तो एक्सएल बढ़ेगा। अब सोचो एक्सएल बढ़ेगा तो इसके साथ क्या होगा? एक्सी के उस टाइम पे ही एक्सी के साथ क्या होगा? अगर ओमेगा बढ़ा तो ओमेगा बढ़ा तो एक्सी कम होगा। समझ में आ रही है बात? बता दियो मुझे। तो यहाँ एक्सी की वैल्यू तो ओमेगा के साथ घट रही है, और ओमेगा की वैल्यू मतलब एक्सएल की वैल्यू ओमेगा के साथ बढ़ रही है, यहाँ दिख रहा है ना साफ साफ। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि ओमेगा बढ़ाया एक्सएल बढ़ाया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एल कांस्टेंट है तो, और ये अगर सी कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये बताओ ओमेगा की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, ओमेगा की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या होगा? एक्सएल जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगा और जो एक्ससी है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब सपोज कि एक्सएल पहले 10 था, ये बढ़ के कितना हो गया? अच्छा ये 10 था तो ये भी 10 होगा, मान लिया मैंने एक टाइप के लिए 10 ओम के बराबर। अगर ये 10 है और ये भी 10 है, इसको तुम बढ़ाओगे तो अच्छा 10 माइनस 10 इस टाइम पे यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम्हें जेड इज इक्वल टू आर मिल जाएगा सर, क्योंकि 0 मिलेंगे। अच्छा इनको बढ़ाओगे तो मान लो 12 हो गया और ये कितना हो गया? 8, तो ये बताओ 0 मिलेगा, कितना मिलेगा? अब 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर होगा, आ रही बात समझ में, और वो आर स्क्वायर में ऐड होगा और तब जाकर आपकी फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो ये जो मैंने लिखा है 12 और 8, ये मैंने तब लिखे है जब मैंने ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ। एक्सएल बढ़ा, एक्ससी सॉरी उल्टा हो गया। अब हम ओमेगा की वैल्यू कम कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू कम कर रहे थे, वो करिए कम। ओमेगा की वैल्यू कम करोगे तो एक्सएल की वैल्यू कम होगी, एक्सएल कम होगा तो एक्ससी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का हिसाब किताब उल्टा है। इनके ग्राफ भी फेजर में पड़े थे हम ना, उल्टे थे, एक ऊपर था एक नीचे था। अब यहाँ एक्सएल है, ये एक्सी है, अब बताओ क्या होगा? 10 थे तो 0 आ रहा था, लेकिन अब ये कितना हो गया होगा? 8, और ये कितना हो गया? वो बढ़ गया 12। अब ये कितना देगा? -4, है ना? अगर मैं एग्जैक्ट इसी फॉर्मूला में पुट करूँ, वैसे मैंने समझा रखा था पहले भी कि ये फॉर्मूला ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ठीक है। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उसे घटा दो, लेकिन हमने चलो मान लिया कि एक्सएल माइनस एक्सी है, तब भी कुछ उखड़ना नहीं है। क्या करेंगे? एक्सएल एक्सी को रखो तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 16 मिलेगा, क्योंकि माइनस के अंदर अगर वैल्यू है और उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के अंदर जो भी कुछ होता है वो बाहर तो प्लस ही बोलेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि तुम इसे इधर घटा रहे हो कि तुम इसे इधर घटा रहे हो, दोनों में ही हमें ये समझ में आ रही है कि ये वैल्यू बढ़ेगी। किसकी वैल्यू बढ़ेगी? जेड की। सही कह रहा मैं गलत? बता देना मुझे। अगर मैं जेड की वैल्यू को यहाँ से देखूँ एक्सएल माइनस एक्सी, और मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 8 और 12, यहाँ पर रख दी 12 8, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कौन सी ज्यादा है। बात यह है कि दोनों की दोनों वैल्यू 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी, और इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? जेड की वैल्यू बढ़ रही है। जेड की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब आई की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? आई और जेड तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये बताओ मैक्सिमम करंट कहाँ मिलेगी? ओमेगा आर पे, और अगर इधर जाओगे तो कम होगी, इधर जाओगे तो ये भी कम होगी।
आई बात समझ में तुम्हारे या नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस ग्राफ इस ओमेगा को उठा के यहाँ ले जाऊँ, दूर से ले जाऊँ तो फिर ये डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि ये 10 से 14 हो जाए, है ना, और हो सकता है ये फिर 10 था और ये अपना 2 3 5 ही कुछ ऐसा बचे, तो डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उससे क्या होगा, उतना ही यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू आएगी आर के साथ, और अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो जेड की वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाएगी और आई की वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ग्राफ हमारा जितना इधर जाएगा वो उतना ही डैम्प होता चला जाएगा, है ना, नीचे चला जाएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से आई की वैल्यू हमारी ये है, ऐसा करके ग्राफ बनाते हैं, ऐसा करके और नीचे चला जाएगा। ये पैरेलल भी नहीं होगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इधर क्या हुआ, सेम ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी, क्योंकि रूट के अंदर कुछ, स्क्वायर के अंदर कुछ भी है प्लस ही बोलेगा ऊपर। अब इसको ग्राफ को बना दो, ये बड़ा ग्राफ बन गया हमारा। ये भी पैरेलल नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा डैम्प होता चला जाएगा। तो जो हमारा डैम्प ग्राफ है इसको हम बोलते हैं डैम्प ग्राफ, डैम्प ग्राफ। डैम्पिंग शायद पढ़ी भी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग सुनिए। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर कब, जब एडी करंट्स हो। डू यू नो अबाउट एडी करंट्स? सुना एडी करंट्स? क्या होती है एडी करंट्स? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो अगर उसे मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो उनका अपोज करेगा मोशन में। मतलब एडी करंट्स में और इंड्यूस करंट में रिलेशन है कुछ, या अलग ही चीज़ है बिल्कुल आपस में? एडी करंट जो होती है वो होती है किसी भी नॉन कॉइलर सर्किट में, सर्किट ना हो, सॉलिड हो, सॉलिड डिस्क भी हो सकती है, सॉलिड को टुकड़ा भी हो सकता है किसी एक मेटल का, है ना। और जो ये होती है इंड्यूस करंट, उनको हम स्पेसिफिकली उनके लिए बोलते हैं जो किसी कॉइल के अंदर, किसी वायर के अंदर ऐसे फ्लो हो रही हो। क्लियर? और जो एडी करंट्स होते हैं इनको फ्लो होने की जगह ही नहीं होती, ये तो गोल गोल घूमती है, वहीं की वहीं घूमती है, तो इसलिए गर्म कर देते हैं उस टुकड़े को। चलो पढ़ रखे हमने ये सब बातें। तो ये ग्राफ हमारा जैसे इधर है उसका सिमेट्रिकल इधर है। बात समझ में आई तुम्हारे? अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और तुम्हें समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हारी पल्ले पड़ा कि मैंने क्या बताया तुम्हें, ये नहीं आया। मैक्सिमम करंट कहाँ होगी, ओमेगा आर पे। इधर जाओगे तो भी करंट घटेगी, इधर जाओगे तो भी करंट घटेगी। इसमें कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, देख लो एक बार कि हमें, क्योंकि तुम नोट्स तुम्हें बनाने हैं, मुझे तो बनाने ही नहीं। जो भी कोई डाउट होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन नोट्स तुम्हें ही बनाने हैं। बताओ, कुछ पढ़ लो एक बार कि ग्राफ कैसे बना। तुम्हारी बुक तो होगी तुम्हारे पास, बुक में देखो इस ग्राफ को, पेज नंबर 248। समझ में आ रहा है? आ गया? नहीं आया? आ गया? चलो अब इसको थोड़ा सा ग्राफ को और शार्प करते हैं, समझाते हैं तुम्हें। ये मैंने ग्राफ बनाया किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, आई मैक्स है, और ये एट R1 मान लो इसको, R1। इसी ग्राफ में कार्टून बना दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में जाके ना जरा कई सारे केसेस बन सकते हैं। कई बार ग्राफ बन जाता है, उसमें कई सारे ग्राफ आ जाते हैं, कई सारे, और फिर बोलते हैं बताओ कौन सा R1 है, कौन सा R2 है, और मतलब R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, ऐसे करके ग्राफ बन जाते हैं। तो उनको समझ लो। ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि जो XC है वो किसके इक्वल है, XL इक्वल XC की है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो XL है वो थोड़ा सा कम हो गया और जो XC है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अब दोनों के दोनों यहाँ थे पहले, अब देखो ये बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो इनके बीच में गैप बढ़ गया, है ना। इनके बीच का गैप जो है ये बड़ा हो गया। और इधर क्या हुआ, इधर वाला ग्राफ में देखना जरा एक बार, इधर के टावर उल्टे हैं, ये तो है बड़ा और इसका ग्राफ है छोटा, और एवरेज में ही यहाँ के दोनों के दोनों, तो इसमें भी गैप बन गया। लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा हमें गैप का कि ये गैप इधर का बड़ा है कि इधर का बड़ा है, गैप तो गैप है, क्योंकि गैप का स्क्वायर होना है। इस वजह से ये दोनों के दोनों ग्राफ ऐसे बने। अब सवाल ये बनता है कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि R1 है और मैं एक दूसरा ग्राफ बना दूँ R2 का, इसको यहाँ मान लो कि R1 आपका 10 ओम है, R2 आपका 20 ओम है, और R3 आपका 50 ओम है। मुझे बताओ कि R1 ग्राफ पे, मतलब ये जो R1 है ये तो 10 है, अगर मैं 20 पर बनाऊँ तो क्या होगा, ग्राफ किस प्रकार का बनेगा? भाई यहाँ तो डैम्प होना है, इधर भी डैम्प होना है, बीच में कहाँ जाएगा, P कितनी होगी, I मैक्स, I नॉट भी लिख सकते हैं इसको,
लेकिन आई नॉट तब कहेंगे इसको जब एक ही करंट का ग्राफ हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे जाता है अपने, है ना, एम्पलीट्यूड पॉइंट पर पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट पर जाता है। बट यहाँ पे आई मैक्स क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमने जेड को मिनिमम करके आई मैक्स प्राप्त किया है, ना कि डायरेक्ट हमने ये करा कि भाई इसको आई नॉट लिखते हैं। आई नॉट की वैल्यू तब होती है जब एक ही ग्राफ के अंदर, समझ रहे हो मतलब, क्या देखो ऐसा मैं ग्राफ बनाऊँ और ऐसा ग्राफ बना के ये कहूँ कि ये क्या है, तो ये तुम कह सकते हो कि आई नॉट है ना। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं इस पॉइंट पर आई नॉट निकाल सकता हूँ क्या, नहीं, इस पॉइंट पर तो आई नॉट नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर आई मैक्स हो सकता है। आई मैक्स क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है कि इस पॉइंट पे मैं आर को मिनिमम कर दूं, समझ में आ रही बात। तो आई मैक्स और आर, आई मैक्स और आई नॉट में फर्क है, अलग चीजें हैं। ये भी हो सकता है कि आई नॉट की वैल्यू का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्राफ में सबसे ऊपर हो, है ना। और दूसरे पे ये हो सकता है किसी भी पॉइंट पे हम इंस्टेंट पे ले सकते हैं कि आर हमने 0 कर दिया तो उस टाइम पर आई मैक्सिमम हो रही हो, तो आई मैक्सिमम तो हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस कम करके, और आई नॉट होती है ऑटोमेटिकली किसी भी सर्किट की मैक्सिमम करंट जितनी बन सकती है उसमें। अब ये मैं आई मैक्स आई नॉट इसलिए लिख रहा कि आई मैक्स है, ये आई नॉट नहीं है। चलो अब ये R1 की वैल्यू 10 ओम पे इतनी है, क्लियर है ना। ये बताइए मुझे, अगर ये 10 ओम इतना है जितना मैंने तुम्हें ये दिखा रखा है, ये अगर 20 हो जाए तो क्या होगा, क्या ग्राफ इतना ऊपर जाएगा, आएगा ग्राफ नीचे रहेगा। अच्छा अगर मैं इसको 5 कर दूं तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, आएगा समझ में। तो इस ग्राफ को भी नीचे रखते हैं, तो हाँ ग्राफ चलेगा तो ऐसे ही कुछ जैसा ये है, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि 50 है तो और नीचे हो जाएगा, उस टाइम पे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, हैवीली डैम्प्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैवीली डैम्प्ड, इसको बोलते हैं लाइट डैम्प, लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग का मतलब क्या है कि आप ऊपर से घटाते आ रहे हो उसको, ऐसे में क्या है ग्राफ ऊपर ही नहीं गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा लो है। देखो ये तो ऊपर गया, फिर भी आगे जाकर डैम्प हुआ, ये एकदम से डैम्प है, ये तो चला ही नहीं ऊपर की तरफ। तो ऐसा करके ग्राफ बना सकते हो तुम जितने चाहो। तो डैम्प ग्राफ से हमारे ये किसके लिए है, ये है R1 के लिए, ये किसके लिए है, ये R2 के लिए, और ये ग्राफ है हमारा R3 के लिए। और R1 R2 R3 में रिलेशन पता होना चाहिए, R1 R2 R3 में R3 सबसे ज़्यादा, R2 सबसे कम और R1 सबसे कम। ग्राफ समझ पाए, इस तरह ग्राफ हो सकता है, मैं टेस्ट में दे सकता हूँ तुम्हें। किसमें फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, इसमें करो 0 फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी 0 करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये 0 ये वाला जो 0 हो जाएगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी 0 पे ये 0, और फ्रीक्वेंसी 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर तुम 0 माइनस इनफाइनाइट करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, समझ में आ रही है बात। एक्सएल 0, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर, नॉट डिफाइंड, यानी कि एलसीआर सर्किट कभी भी किसी डीसी पे काम नहीं करेगा। ओ हाँ डीसी पे, हाँ क्या 0, ओमेगा R 0 दिखाओ, 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 ओमेगा, फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ देखते रुको। इसकी कहीं वो तो दे नहीं रखी इन्होंने एक्सप्लेनेशन कि किस तरह का ग्राफ बना रखा है। एम्पलीट्यूड केस ट्वाइस दैट ऑफ केस रेजोनेंस हैव वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल द टर्निंग मैकेनिज्म ऑफ ऑडियो। इसके बारे में नहीं है कुछ, वो दे तो रखा नहीं इन्होंने, बस वो ग्राफ नीचे लिखिए, नीचे का मिला रखा है बिल्कुल ये ग्राफ, हाँ ये मिला रखा होगा नीचे, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। इस ग्राफ को बस तुम ये समझ सकते हो कि डैम्प होगा आगे जाके। भाई हमें समझ में आ रहा है ना ये बात कि अगर हम इस ओमेगा की वैल्यू को, ये 0 तो नहीं, 0 मत रखो, इसको नेग्लिजिबल कह सकते हो तुम, है ना। अगर तुम 0 कर दोगे तो 0 करने का क्या मतलब है ये बताओ। 0 करने का मतलब है तुमने डीसी बना दी, डीसी बना के क्या होगा, डीसी बना के तो जो हमारा एक्स सी है, एक्स सी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, याद है पढ़ाया था मैंने तुम्हें। एक कैपेसिटर जो है डीसी को फ्लो नहीं करता अपने अंदर से, तो सर्किट बंद हो जाएगा तुम्हारा, है ना। इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ये वैल्यू 0। क्लियर, करूँगा इसका एक्सप्लेन, चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में ये ग्राफ यहाँ पे 0 है, 0.0 है, 0.0 ओमेगा वैल्यू है ना। तो अब अगर ये रेडियन पर सेकंड 0.0 है ओमेगा की वैल्यू, तो उस टाइम पे क्या है, ये क्या है, ये फिर एक डीसी है, और अगर ये डीसी है तो जरा एलसीआर बनाओ। ये एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ रहे सब कुछ, समझ गए। एल बनाओ, एल, सी बनाओ, सी हो गया, आर बनाओ। एलसीआर सर्किट चाहे तुम एलआरसी लिख दो, आरएलसी लिख दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है उससे, एलसी आर।
क्या लगा दिया हमने इसमें, चलो इसमें डीसी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ जाके डीसी होनी है। डीसी तुमने लगाया, सोर्स वोल्ट लगाया अभी, तो क्या होगा, करंट इसमें से फ्लो हो जाएगी, इसमें से करो फ्लो नहीं होगी, ये स्विच बंद है, और अगर ये स्विच बंद है तो I इज इक्वल टू 0। इसलिए इन्होंने बोल दिया, एक्सप्लेन करा नहीं, वहाँ पे लिखा नहीं है, क्लियर। लेकिन वो डीसी, फिर एसी नहीं है, वो तो डीसी है, तो ये करंट इसलिए 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बना सकते हो ग्राफ। बात समझ में आई? डाउट है कुछ? डाउट कुछ होना नहीं चाहिए। डाउट होने का मतलब है 12th में कि मार्क्स आपके 60-70% होंगे, जिनका कुछ होना नहीं है। मिटाओ, मिटा दूँ, बना लोगे सर ग्राफ, अब तुम नोट कर लोगे प्रॉपर। चलो देख लो अभी, कुछ पूछना है तो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसमें फोटो तो खींची गया हुआ इसका, हाँ फोटो क्या, वो तो सब कुछ खींची जाएगा, कर लोगे नोट। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड ना करें ना इसे तो फिर कल आएंगे और फिर कहेंगे कि हमको समझ नहीं आया, बैठे रहो फिर गधे की तरह। अच्छा एक बात और, इसमें एक टॉपिक है आगे, ये तो समझ में आ गया ना, सारा लिखा हुआ है इसका, देख लो इसमें जो भी है सब लिखा समझ में आना चाहिए, सारा का सारा टॉपिक आगे सब यही था। आगे इसमें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, एक तो तुम्हारा टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, जैसा भी हो लिख लियो, क्यू कैपिटल ही होगा, तो क्यू क्वालिटी फैक्टर है। ये बताओ जो क्वालिटी फैक्टर है इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम और पता क्या कह सकते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का मतलब है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अभी जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, ये टॉपिक क्या है, क्वालिटी फैक्टर का इससे क्या लिंक है, ये है क्या बीमारी, वो पढ़ते हैं। अगर तुम्हें कोई सर्किट में ट्यूनिंग करनी है, ट्यूनिंग तो जानते होगे, रेडियो देखिए तुमने, रेडियो देखिए, चलाई तुमने रेडियो, झूठ ना बोलियो, देखिए तुमने कभी रेडियो, रेडियो को जब ट्यून करते हैं तो उसमें वो सू की आवाज़ होती है, देखी होगी तुमने। अगर वो जो आवाज़ हो रही है उसमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें सुनता है कुछ भी चीज़, जो भी सुनती होगी, तो मैंने परसों समझाया था, शायद क्या समझाया था मैंने तुम्हें परसों, कि जब एक फ्रीक्वेंसी तो ये है और दूसरी फ्रीक्वेंसी ये है, ये दोनों आपस में मिलेंगी तो एक बड़ी सी फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये रेजोनेंस है। इसी वजह से हमें रेडियो की आवाज़ सुनती है, क्योंकि जब हमारी रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो हम उसमें निकाल रहे हैं वो सामने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी के जो एटमॉस्फेयर में है उनकी इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो गया हमें वो तेज सुनने लगेगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। अच्छा यही चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी है। जैसे क्वालिटी फैक्टर क्यों है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस चल रही है इसमें, इस रेजोनेंस के होने में हमें जो वॉइस सुन रही है वो वॉइस कितनी क्लियर है, दैट डिपेंड्स ऑन क्यू, क्वालिटी फैक्टर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शार्पनेस। रेजोनेंस कितना शार्प है, समझ में आया कुछ, मैं समझाऊं। एक वॉइस, एक रेडियो है और वो रेडियो थोड़ी सस्ती सी क्वालिटी की है, और एक रेडियो बहुत ही महंगी क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी है, डिजिटल विजिटल पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इस पर, वो उसके 4-5 गुना महंगी है, तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, वॉइस का ही होगा, थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी हो सकता है कि वो ज़्यादा बेटर हो, दिखने में अच्छी हो वैसे, लेकिन हाँ सब ज़्यादा तो वॉइस का होगा। जो हम सस्ती सी रेडियो ले रहे हैं उसमें सूं होती रहती है, चाहे हमारा चैनल चल भी रहा हो तब भी बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आती, और दूसरी वाली बिल्कुल क्लियर चलेगी। आजकल तो रेडियो के ज़माने बंद हो गए, लेकिन पढ़ना तो हमें थ्योरी पड़ेगी ना, क्योंकि रेडियो से हम कुछ आगे डिजिटलाइज हुए होंगे, फिर उससे और होंगे निकालते अभी 12th में हो तो तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आगे जाकर और डिजिटल हो जाओगे, तेज पढ़ोगे। अच्छा अब जो ये शार्पनेस है इसका मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे कितनी शार्प सुनाई दे रही है या तुम्हें महसूस हो रही है, या तुम उसे कितना शार्प तरीके से उसकी क्वालिटी को मेजर कर सकते हो, या तुम्हें क्वालिटी अचीव हो रही है। क्लियर, कुछ आइडिया हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे। शार्पनेस और रेजोनेंस का मतलब, कोई सर्किट है LCR सर्किट, उस LCR सर्किट में जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है करंट की, वो एक पीक टाइम पे या पीक टाइम से इधर या इधर जितनी भी है वो एग्जैक्टली दूसरे से मैच अगर नहीं करती तो उसको हम बोलते हैं कि शार्प है एक जगह पे। जैसे मैं तुमसे कहूँगी सुई है,
और सुई को चुभाओ, सुई को मेरी खाल में चुभा दो, तो क्या सुई चुभेगी? शार्प चुभेगी, बिल्कुल। अच्छा, उस सुई को आगे से मोटा कर दो, तो क्या सुई शार्प चुभेगी? नहीं, शार्प नहीं चुभेगी। और मोटा कर दो, सुई की जगह एक बहुत बड़ी चीज ले आऊं जो कि आगे से बिल्कुल गोल हो, तो वो चुभेगी ही नहीं। समझ में आई तुम्हारे बात? तो ये जो हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, ये यही है कि एक निश्चित जगह पे, एक सर्टेन पॉइंट पे आपको कितनी कोई चीज शार्प मिल रही है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज की मिल रही है, क्वालिटी कितनी बेटर है। समझ गए? हैं, एक रेडियो चल रही है और उस रेडियो पे एक प्रोग्राम आ रहा है और वो हमने रेडियो सिटी चला रखी है 91.1, तो तुम्हारी रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 91.1। जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वेव्स हैं उनकी 91.1 मेगाहर्ट्ज है, 91.1 है। अब दोनों की 91.1 है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा। अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो कितनी साफ तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है, दैट्स कॉल्ड शार्पनेस। क्लियर? अब वो कैसे सुनाई देगी मैं समझाता हूँ। अभी हमने ग्राफ पढ़ा है 5 मिनट पहले, कौन सा? LCR, जो मतलब कौन सा था ये? हाँ, जो ग्राफ था आई और ओमेगा आर के बीच में, ये ग्राफ समझ में आ गया तुम्हारे? इस ग्राफ को लेकर हम क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करेंगे, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर कौन है ये? चलो पहले मैं तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। छुट्टी कब तक है तुम्हारी? देखो सीधा है, सीधा तो नहीं है। ये ग्राफ तुम्हारे पे बोझ नहीं है, कभी सोचो कि जबरदस्ती है, बनानी पड़ रही है, समझाने के लिए बना रहा हूँ बस, ताकि समझ में आ जाए तुम्हारे। चलो समझ सारी तीनों चीज़ें समझते हैं। एक ग्राफ ये है, ऑब्वियसली ये R1 रेजिस्टेंस है और R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू लीस्ट होगी। ये सेकंड वाला ग्राफ R2 का है, R2 की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। और तीसरा ग्राफ हमारा R3 का है, ऑब्वियसली R3 इज मैक्सिमम। फिर बताओ शार्प कौन सा है? R1 पे शार्प है, मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस लीस्ट है, सबसे कम है, तो जो ग्राफ होगा वो शार्प होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? ओमेगा आर है। ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये आई मैक्स है, ठीक है? तुम्हें आई मैक्सिमम इस पॉइंट पे मिली और ये ओमेगा आर है। लेट सपोज कि ओमेगा आर आपका 10 मेगाहर्ट्ज है, इट इज ओमेगा आर। ओमेगा आर की वैल्यू 2 पाई हर्ट्ज में होती है, तो ओमेगा आर आपका सपोज कि 10 मेगाहर्ट्ज है, 100 लेते हैं, 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक। ये मैंने आई मैक्स ले रखा है यहाँ पे, यहाँ इसको तुम 100.5 कर दो, 100.5 मेगाहर्ट्ज, तो क्या होगा उस टाइम पे? 100.5 पे थोड़ा सा आगे जाएगी वैल्यू, तो क्या ये वैल्यू हमें उतनी ही मिलेगी यहाँ पे 100.5 पे, या कुछ अलग मिलेगी? थोड़ी सी डाउन मिलेगी। समझ में आ रही बात? क्या उतनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी? ना, ये तो हाईएस्ट वैल्यू बस एक ही पॉइंट पे थी, उससे इधर जाओगे, उससे इधर जाओगे तो वैल्यू आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, इधर भी कम मिलेगी, इधर भी कम मिलेगी। तो ये बताओ, अगर मैं 100 ओम की फ्रीक्वेंसी को सुन रहा हूँ, 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे 100 सुनेगी, तो क्या 100.5 भी सुन जाएगी? नहीं, एग्जैक्ट मुझे 100 ही सुनाई देगी। एक बार नीचे वाले ग्राफ पर आ जाओ, यहाँ कितनी है? यहाँ आई मैक्स है और ये 100 है। अगर मैं 100.5 करता हूँ तो यहाँ बनेगी 100.5, और 100.5 से 99.5 करता हूँ तो यहाँ बनेगी। ये बताओ यहाँ क्या होगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा है, पहला ग्राफ ऐसा था कि मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला था, दूसरा ग्राफ कैसा है? कुछ ऐसा है। तो यहाँ 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 ये लगभग सारी फ्रीक्वेंसी एक सी ना है,
और तीसरे ग्राफ में तो बुरा ही हाल है। यहाँ भैया सारे के सारे ही मामला, मतलब एक सही ग्राफ है लगभग, ये थोड़ा ऐसा होगा तो इसमें ऐसा बना सकते हो, और तीसरे ग्राफ में ऐसा बना दोगे। तो इसमें तो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो लगभग सेम है, इसकी फ्रिक्वेंसी कई सारी ऐसी है जो लगभग सेम है, और इसमें तो एक ही फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो एक टाइम पे आपको सुनाई दे रही है। तो अब अगर तुम्हारे सामने ये रेडियो बज रही है ऊपर वाली, तो तुम्हें वही गाना सुनाई देगा तो उसमें चल रहा होगा, और नीचे वाली में उसके आसपास का जो स्टेशन होगा ना बिल्कुल साथ में, वो भी तुम्हें उसके बीच में सुनाई देगा। तब तुम दो गाने सुन रहे हैं, गाना भी चल रहा है, एक तरफ कुछ और डांस चल रहा होगा, अब ऐसा सब कुछ हो गया मिक्स। नीचे वाले में क्या है, सबसे नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे तो और बुरा हाल है। तो ये ऐसा हो गया कि तुम किसी उसमें चले गए बाजार में, अब तुम बाजार में चले गए तो मार्केट में जाके क्या होगा बताओ, मार्केट में जाके क्या होगा, मार्केट में जाके ये होगा कि तुम्हें वहाँ पे हर चीज़ की आवाज़ सुनाई देगी, सब कुछ जो भी होगा आस पड़ोस में 500 मीटर दूर भी वो भी सुनाई देगा। तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ ये वाला हाल हो रहा है, क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी एक सी है लगभग। मैं बोल रहा हूँ मेरी भी फ्रिक्वेंसी मेरे पास ही आवाज़ आ रही है, दूसरे गाना बज रहा है वो भी मेरे पास ही है, एक कह रहा है कि सब्जी ले लो रोटी ले लो, मतलब पता नहीं क्या क्या बिकता होगा वहाँ, वो सब के सब एक सी आवाज़ आ रही है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला मुझे ग्राफ चाहिए, तो ये ग्राफ कहाँ चाहिए होता होगा, या तुम मुझे सुन रहे हो, अब हमारे घर की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तुम्हें बाहर की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ हमारी सेकंड ग्राफ की जैसी है, ये मैं मुझे भी सुन रहे हो तुम, अब कुछ और आवाज़ें भी सुना रही है, क्लियर। लेकिन अगर तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है, उस टाइम पे तुमने कान लगा रखी है, रात के बज रहे हैं 2 बजे हेडफोन लगा रखे तुमने, तो तुमको कुछ और सुनाई देगा। 2 बजे कौन बोलता है, सब सो रहे होंगे, तो उस टाइम पे तुम्हें एक ही फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे हम एक शार्प रेजोनेंस में है, यानी कि रेजोनेंस की शार्पनेस हमारे लिए मैक्सिमम है उस टाइम, क्लियर है। तो उस टाइम जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये तो हो गया बिल्कुल साधारण तरीके से समझना। अब बात आती है ग्राफ में, किसी एक, जो मैं तुम्हें ग्राफ में समझाया, किसी एक सर्किट में, कोई एक सर्किट एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे आपको एक ही फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब है वो उसका क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम है, और वो शार्प रेजोनेंस शो कर रहा है तुम्हें। और अगर वो कई सारी फ्रिक्वेंसी को मैच कर देता है तो इस वजह से कर रहा होगा, क्योंकि उसकी कई सारी फ्रिक्वेंसी पे सेम करंट होगी, यहाँ भी सेम करंट, यहाँ भी सेम करंट, सब जगह सेम करंट, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी थोड़ी बहुत कम कर लो, थोड़ी बहुत ज़्यादा कर लो, तो ऐसी रेडियो जब बजेगी तो आपको कई सारी चीज़ें एक साथ सुनाई देगी। बात समझ में आई। तो उस रेडियो की क्वालिटी फैक्टर कम है ना, ज़्यादा किसका है, ज़्यादा किसका है। अब ग्राफ कौन सा बेटर है इनमें, सबसे ऊपर वाला, क्योंकि इसका रेजोनेंस शार्प है और इसका क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम है, ठीक है। अब बात यह है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, ये तो समझ में आ गया हमारे कि भाई क्वालिटी फैक्टर का यूज़ क्या है। क्वालिटी फैक्टर क्या यूज़ है, किसी भी सर्किट में अगर रेजोनेंस को शार्प करना है, हमें सर्किट को बिल्कुल अच्छी वॉइस में किसी एक चीज़ को सुनना है, या हमें करंट को मैक्सिमम एक ही लिमिट पॉइंट पर करना है, तो उस टाइम वो क्वालिटी फैक्टर के वजह से डिसाइड होता है। बट बात यहाँ पे ये है कि क्वालिटी फैक्टर को हम फाइंड कैसे, क्वालिटी फैक्टर का मतलब कोई टॉपिक, कोई सर्किट कितना अच्छी क्वालिटी का है, कितना शार्प रेजोनेंस कर सकता है, इसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, VL अपॉन VR, किसके इक्वल होगा ये, VC अपॉन VR। बताओ क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे एट रेजोनेंस VC इज इक्वल टू VL होगा, VL इज इक्वल टू VC। तो हम यहाँ VL लिखें चाहे हम VC लिखें, दोनों सेम ही वैल्यू देंगे। प्रूव करेंगे इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो VL इज इक्वल टू VC, तो VL इज इक्वल टू क्या होगा, IXL, और ये क्या होगा IXC, I कट गया तो क्या बचा XL XC। और ये तो पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है, इस कंडीशन में रेजोनेंस में पढ़ा है। तो रेजोनेंस हमारा चैप्टर में रेजोनेंस हो रहा है। VL इज इक्वल टू व्हाट, VL इज इक्वल टू व्हाट, VL इज इक्वल टू IXL, वेरी गुड, अपॉन IR। व्हाट इज IXL, पहले बताओ IXL IR VL क्या है, VL क्या है, VC क्या है, और VR क्या है, बताओ। VC क्या है, VC हमारा वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ L सर्किट। L सर्किट मीन्स इंडक्टर ओनली सर्किट, क्लियर। और ये क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ C सर्किट, व्हाट इज C, कैपेसिटर ओनली सर्किट। और ये क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ R सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, क्लियर। अब तीनों के तीनों सर्किट हमारे हैं, यहाँ पे यूज करो, तो ये हो जाएगा IXL, I कैंसिल,
आया कैंसिल, क्या बचा एक्सएल अपॉन आर। तो जो एक्सएल अपॉन आर है इसमें से एक्सएल की वैल्यू तुम्हें पता है, व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा एल अपॉन आर। सो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई। रखूँ ना रखूँ, मत रखो, ओमेगा की वो वाली वैल्यू रखते हैं जो हमें पता है, हमें तो सारी पता है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है, क्योंकि ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम इसको ओमेगा ना रख के क्या रख सकते हैं, बेटर वे में ओमेगा एल। क्लियर। और ये जो रखूँ मैं इसको क्या रख सकता हूँ, मैं इसको रख सकता हूँ मैं ओमेगा 1, ये तो मैंने दोनों एक्सएल लिख दी, यहाँ पे सी आएगा ना, एक्स सी, ये एक्स सी है, और ये हो जाएगा ओमेगा आर सी 1 अपॉन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। देखो एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल के, और एक्स सी जो है वो है 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो मैंने यहाँ रखे तुम्हारे समझ में, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा आर एल, भाई ओमेगा आर इसलिए क्योंकि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, और एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा आर सी लिख दिया मैंने। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा आर इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन रूट एल सी, पता होगा, रखो। ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी, और मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, मल्टीप्लाई एल से करनी है, तो नीचे आर रहेगा। क्लियर थी बात। ये बताओ क्या होगा 1 अपॉन एल सी, देखिए कितना बड़ा बनेगा, और इसके मल्टीप्लाई से करनी है सी से, और नीचे कौन रहेगा आर। ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है। बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, एक रूट इसको कैंसिल कर देगा, और एक रूट ऊपर बच जाएगा, तो ये बचेगा रूट एल अपॉन रूट सी, और नीचे बचेगा आर। और इधर क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन, यहाँ पे एक रूट सी बचेगा, बस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा रूट सी अपॉन रूट एल, और नीचे आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी, ये क्वालिटी फैक्टर है। तो ये क्या होगा, इसको ऊपर लेके चले जाओगे एल अपॉन सी और 1 अपॉन आर, तो बोथ आर इक्वल। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी। बात समझ में आ रही है।